8 साल पहले की बात है, जब ट्रान को पहली बार अपनी मैजिकल पावर्स का एहसास हुआ। उस वक्त वह सिर्फ 10 साल का था। एक दिन वह घर में मजे से अपनी पावर्स से खेल रहा था और हवा में चीजें उड़ा रहा था। तभी अचानक उसकी मां अंदर आ गई। ट्रैन को लगा मां खुश होंगी, लेकिन इसके उलट वह उस पर चिल्ला पड़ी। ट्रैन, जो कुछ भी कर रहे हो, इसे अभी के अभी रोक दो। फिर उन्होंने उसे पास बिठाया और शांति से पूछा, क्या तुम मेरे साथ लंबे समय तक रहना चाहते हो? ट्रैन ने मासूमियत से हां कह दिया। तब उसकी मां ने उससे एक वादा लिया। तो वादा करो कि आज के बाद तुम कभी किसी के सामने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे। ट्रान उलझन में था। उसने पूछा, पर क्यों मां? उसकी मां ने उसे एक पुरानी कहानी याद दिलाई, नोबल्स और नाइट्स की कहानी। उन्होंने समझाया, जो लोग मैजिकल पावर्स रखते हैं उन्हें विजर्ड्स कहा जाता है, लेकिन उनमें भी फर्क होता है। नोबल्स, जो दिव्य पूर्वजों फ्रेयंस के वंशज होते हैं। नाइट्स, वे जिनके खून में इंसानों का मिश्रण हो चुका है। फिर उसकी मां ने एक कड़वा सच बताया, तुम्हारे पिता एक नाइट थे और तुम्हें वही पावर्स विरासत में मिली हैं। शहर के बाहर कई दुष्ट नोबल्स रहते हैं जो नाइट्स को अपना गुलाम समझते हैं। इसलिए दुनिया की नजरों में अपनी असलियत हमेशा एक सीक्रेट ही रखना। 8 साल बाद आज ट्रान 18 साल का हो चुका है। उसने अपनी मां से किया वादा अब तक निभाया है। उसे अपनी मैजिकल आइडेंटिटी जाहिर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहां तक कि वह पहाड़ से नीचे गांव में भी नहीं जाना चाहता। उधर गांव में दो छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक विजर्ड बना था और दूसरा मॉन्स्टर। तभी गांव के मशहूर दादाजी रोबस वहां पहुंचे। एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, विजर्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? रोबस ने दो टूक जवाब दिया, बेटा, तुम चाहकर भी विजर्ड नहीं बन सकते। विजर्ड्स इंसानियत के शिखर पर होते हैं, जो सबसे ऊंचे एम्पायर से हम पर राज करते हैं। यह शक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पूर्वज नोबल्स या नाइट्स रहे हों। तुम जैसे आम बच्चे विजर्ड नहीं बन सकते। पास खड़े गांव वाले रोबस की इतनी साफगोई देखकर हैरान रह गए। तभी एक ग्रामीण ने कहा, सुना है गांव के पास एक मॉन्स्टर दिखा है? रोबस ने सिर हिलाकर कहा, हां, कल रात रॉब ने उसे देखा था। वह काले साए जैसा दिखता है, एक तेंदुए जैसा, लेकिन घर जितना विशाल। फिर उसने उन्हें शांत करते हुए कहा, लेकिन घबराओ मत, गांव का मुखिया शहर गया है एक विजर्ड को बुलाने। वह उस राक्षस का खात्मा कर देगा। गांव वाले राहत महसूस करने लगे। उन्हें पता था एक आम इंसान के लिए मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन है। तभी किसी ने पूछा, क्या उस चरवाहे लड़के ट्रान को इस बारे में पता है? उधर पहाड़ी पर ट्रान मजे से अपनी भेड़ों को तकिया बनाकर लेटा हुआ था। साफ आसमान को देखते हुए वह खुद से बड़बड़ा रहा था, कितना बोरिंग है सब कुछ, रोज वही नजारा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बोलना ही भूल जाऊंगा। तभी रोबस वहां पहुंच गए और उसे सोते देख डांटने लगे, अभी सूरज डूबा नहीं और तुम सो रहे हो? ट्रान ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वे वहां हो ही नहीं। उसने बस इतना कहा, बुढ़े, साइड हटिए, आप धूप रोक रहे हैं। रोबस का खून खौल उठा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का इतना बदतमीज है। उन्होंने चिढ़कर पूछा, क्या तुम अब भी उस पुरानी बात को लेकर बैठे हो? 8 साल पहले जब ट्रान की मां का इंतकाल हुआ था, तब यह लालची बुढ़ा रोबस उन भेड़ों को गांव की साझा संपत्ति बनाने के नाम पर हड़पना चाहता था। ट्रान इस बात को आज तक नहीं भूला है। जब रोबस ने उससे हमदर्दी जतानी चाही, तो ट्रान ने दो टूक कह दिया, अपनी मां की विरासत बांटने जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा, और हम इतने करीब भी नहीं हैं कि आप मेरा हालचाल पूछें। जो कहना है कहिए और यहां से चलते बनिए। रोबस को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ट्रान की ठंडी और डरावनी आंखों ने उसे चुप करा दिया। आखिरकार उसने आने का असली मकसद बताया। गांव में एक खूंखार मॉन्स्टर आया है, बहुत विशाल और खतरनाक है, संभल कर रहना। रोबस हैरान था। इतना सुनकर भी ट्रान के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। जाते जाते उसने कहा, तुम बहुत बहादुर हो लड़के, पर विजर्ड आने वाला है। तब तक अपनी जान बचाकर रखना,
मुझे तुम्हारी फिक्र है, ट्रान ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। आपको मेरी नहीं, मेरी भेड़ों की फिक्र है। अब जाइए यहां से, आपके मुंह से बदबू आ रही है। बेचारा बुढ़ा मुंह लटकाकर वहां से चला गया। ट्रान मन ही मन एक्साइटेड था। उसने सुना था जैसे आम जानवरों में बीस्ट्स होते हैं, वैसे ही मैजिकल पावर्स वाले जानवरों को मॉन्स्टर्स कहा जाता है। वह देखना चाहता था शहर से आने वाला विजर्ड कितना ताकतवर होता है। हालांकि उसे शक था कि इस छोटे से गांव के लिए कोई बड़ा विजर्ड आएगा भी या नहीं। तभी हवा में खून की गंध तैरने लगी। ट्रान चौंक गया। उसने उस गंध का पीछा किया और जो देखा उससे वह सन्न रह गया। अभी कुछ देर पहले जो बुढ़ा उसे चेतावनी देने आया था, वही रोबस अब जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर चिथड़ों में बिखरा हुआ। ट्रान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी हैरानी। जो मुझे बचाने आया था वही सबसे पहले मर गया। ट्रान ने लाश का मुआयना किया। घाव साफ बता रहे थे ये किसी आम जानवर का काम नहीं है। तभी झाड़ियों के पीछे से कातिल बाहर आया, ठीक वैसा ही जैसा सुना था। पिच काले साए से ढका हुआ, घर जितना बड़ा और बेहद खूंखार। गांव में लोग कहते थे विजर्ड एक शब्द बोलकर राक्षस को खत्म कर देते हैं, लेकिन यहां ट्रान खुद उस मौत के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने शांत होकर राक्षस की ओर देखा और बस एक शब्द कहा, मरो। एक जोरदार लहर राक्षस से टकराई और उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन राक्षस को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ट्रान हैरान रह गया। उसका पहला मैजिकल अटैक फेल हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ सोचता, राक्षस उस पर झपट पड़ा। ट्रान ने दूसरा कमांड दिया, रुको। राक्षस की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन वह ट्रान के पास से निकल गया। अब ट्रान समझ गया ये सिंपल मैजिक कमांड्स इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करेंगे। राक्षस अब और भी गुस्से में उसकी ओर मुड़ा। ट्रान पीछे हटा और अब उसने सीरियस होने का फैसला किया। वह एक चरवाहा था और उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका गोफन, स्लिंग शॉट। उसने उसमें एक पत्थर फंसाया और उस पर हार्डनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया, जिससे पत्थर फौलाद जैसा सख्त हो गया। जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, उसने एक और कमांड दिया, तेज। पत्थर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। जब वह राक्षस के पास पहुंचा, ट्रान ने आखिरी हुक्म दिया, भेद दो। पत्थर एक मिसाइल की तरह राक्षस के आर पार निकल गया। एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई, लेकिन राक्षस अभी भी जिंदा था। जख्मी हालत में वह फिर से ट्रान की ओर झपटा। राक्षस को लगा पत्थर निकल चुका है, लेकिन वह ट्रान की चाल नहीं समझ पाया। वह पत्थर एक बूमरैंग की तरह वापस घूम कर आया। इससे पहले कि राक्षस ट्रान को छू पाता, पत्थर पीछे से उसकी खोपड़ी चीरता हुआ निकल गया। धड़ाम! विशाल राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। गेम ओवर। राक्षस का काम तमाम हो चुका था। वो विशाल तेंदुआ अब एक बेजान लाश बनकर जमीन पर पड़ा था और ट्रान के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने बिना किसी इमोशन के राक्षस की बॉडी को घसीटा और उसे पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया। मन ही मन वह बड़बड़ाया, ये गांव वाले भी ना बिना मतलब मेरा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। अगली सुबह ट्रान की नींद तब खुली जब कुछ गुस्से से भरे गांव वालों ने उसके दरवाजे पर धावा बोल दिया। बिना किसी मैनर्स के वे दरवाजा पीटने लगे। बाहर निकल ट्रान, नीच कहीं के। जैसे ही ट्रान बाहर आया, भीड़ के लीडर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तूने ही रोबस को मारा है। पहले उसे पीटा, फिर मरने के लिए राक्षस के सामने फेंक दिया। तू कितना शेमलेस है। ट्रान ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मुझे समझ आ रहा है कि तुम लोग मुझे क्यों फ्रेम कर रहे हो। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी मर गया और तुम जैसे जवान लड़के डर के मारे छिपे रहे। अब अपना गिल्ट मिटाने के लिए तुम्हें एक बलि का बकरा चाहिए और मैं सबसे आसान टारगेट हूं। यह सुनकर वो आदमी भड़क गया और उसने ट्रान के मुंह पर मुक्का तान दिया। ट्रान ने बड़ी फुर्ती से उसे डॉज किया और एक जोरदार हेडबट मार दिया। उस आदमी की नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ट्रान को अंदर ही अंदर अपनी पावर्स पर गर्व हुआ। मैजिक सच में लाइफ कन्वीनियंट बना देता है। तभी एक और आदमी डंडा लेकर उसकी ओर लपका। ट्रान ने धीरे से बुदबुदाया, गिर जाओ। उसका हुक्म पूरा हुआ और वो आदमी पहुंचने से पहले ही लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ा।
अब ट्रान उनके साथ खिलौनों की तरह खेल रहा था। उसे कुछ सीरियस करने की जरूरत ही नहीं थी। बस उन्हें इतना सबक सिखाना था कि वे मरे नहीं, पर दोबारा हिम्मत भी न करें। उसने एक का डंडा छीना, उसे शील्ड बनाया और बाकी सबको उन्हीं के डंडों से पिटवा दिया। अपनी विजर्ड आइडेंटिटी छिपाते हुए भी उसने सबकी ऐसी धुनाई की कि वे कराहने लगे। पीटने के बाद ट्रैन बोला, जितनी ताकत मुझे पीटने में लगा रहे हो, उतनी रोबस के फ्यूनरल की तैयारी में लगाते तो बेहतर होता। फिर उसने पास खड़ी औरतों से पूछा, क्या आप लोग भी लड़ने आई हैं? औरतों ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। नहीं नहीं बेटा, हम तो बस तुम्हें ग्रीट करने आए थे, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। ट्रैन को पता था इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसने कहा, तो अपने इन आदमियों को घसीट कर नीचे ले जाओ। घर के अंदर जाते हुए ट्रान जानता था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। जब वो गांव में सामान का ट्रेड करने जाएगा तो ये लोग उसे ठगने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह उन्हें पीटकर सही दाम वसूलना जानता था। उसने सोचा, अब कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। गुस्से में उसने दरवाजा खोला। अब कौन है? लेकिन सामने कोई गांव वाला नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दिखने वाला अजनबी खड़ा था। ट्रैन ने पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने शालीनता से जवाब दिया, मैं बस अपनी ट्रैवल्स के दौरान एक फेवर मांगने आया था, लेकिन लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। ट्रैन को अपनी मां की सिखाई मैनर्स याद आईं। उसने अपनी रुखाई के लिए माफी मांगी। सॉरी। कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए थे। फिर उसने उसे अंदर बुलाया। अगर आप ठहरने की जगह ढूंढ रहे हैं तो अंदर आ सकते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रान ने उस आदमी के लिए एक शानदार फीस तैयार कर दी। खाते वक्त दोनों के बीच बातचीत हुई। ट्रान ने बताया कि वह हमेशा से इसी पहाड़ी पर रहा है और एक शेफर्ड बनकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। उसने यह भी कहा, इस छोटे से गांव में टूरिस्ट्स का आना थोड़ा अजीब है। उस आदमी ने ट्रान की तारीफ की। अकेले चरवाहे के रूप में बड़े होने के बावजूद तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं। ट्रान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब मेरी मां ने सिखाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। उस अजनबी ने एक धार्मिक संकेत बनाया और ट्रैन को यकीन दिलाया, तुम्हारी मां पक्का हेवन में होंगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे बेटे की परवरिश की है। खाना खत्म होने के बाद बातचीत आगे बढ़ी। ट्रैन ने पूछा, आप जैसे विजर्ड इस छोटे से गांव में क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने खुलासा किया, मैं यहां एक कॉन्ट्रैक्ट पर आया हूं। किसी ने मुझे इस गांव के मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बुलाया है। यह सुनकर ट्रैन दंग रह गया। यही वो विजर्ड था जिसका गांव वाले इंतजार कर रहे थे। तभी विजर्ड ने ट्रैन की आंखों में झांकते हुए एक गंभीर सवाल किया, मुझे यहां एक राक्षस की मौजूदगी महसूस हो रही है, पर वह कहीं दिख नहीं रहा। और उससे भी अजीब बात यह है, तुम इतने काल्म हो, तुम इस गांव के सबसे आसान टारगेट हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। उसकी आवाज और भारी हो गई। एक मामूली शेपर्ड इतना बहादुर कैसे हो सकता है? सच बताओ ट्रैन, क्या तुम एक विजर्ड हो? यह सवाल सुनते ही ट्रैन के होश उड़ गए। वह तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया। उसे अपनी मां की कही एक पुरानी बात याद आई। एक बार उसने मां से पूछा था, अगर किसी को पता चल गया कि मैं विजर्ड हूं तो क्या होगा? मां ने कहा था, ये बड़े बड़े नोबल्स चरवाहों जैसे होते हैं और विजर्ड्स उनके पालतू कुत्तों की तरह। वे तुमसे प्यार तो करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम्हारी सैक्रिफाइस देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं नहीं चाहती कि वे तुम्हें मुझसे छीन लें और एक ऐसा कुत्ता बना दें जिसे जब चाहे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। अपनी पहचान छिपाने के लिए शायद तुम्हें लोगों को मारना भी पड़े। प्रेजेंट में ट्रान उसी बात को याद कर रहा था। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने मन ही मन उस विजर्ड को खत्म करने का फैसला कर लिया। विजर्ड ने उसकी आंखों में मौत देख ली और पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन तभी वह अचानक हंस पड़ा। माहौल हल्का करते हुए बोला, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हारे इस सीरियस फेस ने पूरा जोक खराब कर दिया। ट्रान ने राहत की सांस ली। उसने खुद को शांत किया और माफी मांगते हुए कहा, सॉरी,
मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा खराब है। विज़र्ड भी मुस्कुराया। मुझे भी तुम्हें ऐसे अचानक परेशान नहीं करना चाहिए था। ट्रान ने माहौल संभालते हुए कहा। मैंने पहली बार किसी विज़र्ड का मजाक सुना है, इसलिए थोड़ा हैरान रह गया था। फिर दोनों ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया। उस विज़र्ड का नाम था केयॉन, जो एक वॉन्डरर था। ट्रान ने बताया, मैं इस साल 18 का हो जाऊंगा। लेकिन केयॉन ने जब अपनी उम्र बताई, 75 साल। ट्रान चौंक गया, क्योंकि केयॉन अपनी उम्र से बहुत छोटा लग रहा था। तब केयॉन ने राज खोला। विज़र्ड्स आम लोगों के मुकाबले बहुत धीरे एज करते हैं और उनकी उम्र भी काफी लंबी होती है। फिर उसने बताया, मैंने 60 साल तक एक रसूखदार अरेबियन फैमिली की सेवा की और फिर सब छोड़कर एक आजाद मुसाफिर बन गया। बातों बातों में ट्रान को एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक अजनबी के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया। उसे केयॉन की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए कायोन ने विदा लेने का फैसला किया। उसने टेबल पर एक अरेबियन सिल्वर कॉइन रखा और ट्रान से कहा, यह सबसे शुद्ध चांदी का सिक्का है, इससे खाने का खर्चा निकल जाएगा। ट्रान ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और उसे उसके शिकार के लिए शुभकामनाएं दी। कायोन हल्का सा हंसा। इसे विदाई मत समझो, मैं बीच बीच में यहां मुफ्त का खाना खाने आता रहूंगा। अगली सुबह ट्रान जब अपनी भेड़ें चराने निकला तो वह आज अलग ही दिख रहा था। खुश, हल्का और फुर्तीला। आखिर पहली बार वह किसी विज़र्ड से मिला था और उसके साथ इतनी कंफर्टेबल बातचीत हुई थी। ट्रान मन ही मन सोच रहा था, कैयोन किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा मजाकिया और अच्छा है। अब तक उसे लगता था नाइट्स सिर्फ पत्थर दिल शिकारी कुत्ते होते हैं जिन्हें अमीर नोबल्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैयोन ने उसकी यह सोच बदल दी थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी। वह कैयोन को कैसे बताए कि पहाड़ी पर अब कोई मॉन्स्टर बचा ही नहीं है। उसी शाम कैयोन जंगल में छानबीन कर रहा था। उसे लड़ाई के निशान तो मिले, लेकिन किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। उसने देखा एक पेड़ में पत्थर ढंसा हुआ था और आसपास के पेड़ कटे हुए थे। वह हैरान रह गया। क्या किसी ने इस राक्षस को पहले ही हरा दिया? क्या विलेज चीफ ने मेरे अलावा किसी और विज़र्ड को भी बुलाया है? फिर उसने सोचा, जो भी हो, इलाका सुरक्षित हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन तभी हवा में कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही वह पलटा, उसके होश उड़ गए। वही लियोपर्ड मॉन्स्टर जिसे ट्रान ने मारा था अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। वह एक wraith बन चुका था। कैयोन घबरा गया। विज़र्ड्स की दुनिया में यह बेसिक नॉलेज है। अगर किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी बॉडी से माना खत्म नहीं किया जाए तो वह एक खतरनाक wraith बन जाता है। कैयोन सोचने लगा, जिसने भी इसे मारा है वह पक्का एक विज़र्ड है, लेकिन उसने इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्या वह कोई नोविस था? पर एक नौसिखिया इतना ताकतवर मॉन्स्टर कैसे मार सकता है? अब कैयोन समझ गया, इस प्रेत को जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। उसने तुरंत एक मैजिक एरो बनाया और मॉन्स्टर पर दाग दिया, लेकिन वह दंग रह गया। उसका जादुई हमला बेअसर हो गया। इसका मतलब साफ था, उस मॉन्स्टर का माना कैयोन से कहीं ज्यादा पावरफुल था। अगले ही पल मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। कैयोन पैनिक करने लगा। अचानक मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट हुआ और जोरदार हमला किया। कैयोन बाल बाल बचा, लेकिन उसे चोट लग गई। अब उसे एहसास हो गया, यह कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। एक साधारण नाइट इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम लोअर रैंक्ड नोबल लेवल की ताकत चाहिए। कैयोन के चेहरे पर पसीना आ गया। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी मुसीबत उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब उसे लगने लगा उसका अंत करीब है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दांत भींचते हुए फैसला किया, मैं अकेले नहीं मरूंगा, इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसने अपनी सारी माना अपने हाथ में इकट्ठा की। जैसे ही मॉन्स्टर ने आखिरी हमला करने के लिए छलांग लगाई, कैयोन भी उसकी तरफ लपका। वह खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था ताकि उस शैतान को खत्म कर सके। इससे पहले कि मॉन्स्टर कैयोन के टुकड़े टुकड़े कर पाता, दूर से एक भयानक मैजिक ब्लास्ट हुआ और
एक ही शॉट में उस वृत्त को बीच से चीर दिया गया। उस खूंखार प्रेत के परखच्चे उड़ गए। कायोन की जान में जान आई। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या आप ठीक हैं? कायोन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रान, तुम शुरू से ही एक विज़र्ड थे? ट्रान ने बिना कुछ छुपाए अपनी जादुई पहचान स्वीकार कर ली। कायोन भड़क उठा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और मेरी मदद करने क्यों आए? तुम तो आराम से यहां से जा सकते थे। ट्रान को पिछली रात की बात याद आई जब उसने कायोन से पूछा था, तुम पैसे कमाने की बजाय हीरो क्यों बनते हो? तब कायोन ने कहा था, ये गांव वाले बेसहारा हैं। एक विज़र्ड होने के नाते इनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। और उसने ये भी कहा था, हर इंसान का जीने का अपना तरीका होता है। प्रेजेंट में ट्रान ने वही बात दोहराई, हर किसी का जीने का अपना तरीका होता है। तभी मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो गया और तुरंत उन पर झपटा। दोनों बाल बाल बचे। केओर्न घबराकर चिल्लाया, ट्रान, हम इसे नहीं हरा सकते। ये इतना पावरफुल है कि सिर्फ एक नोबल ही इसे हरा सकता है। तुम भागो, गांव वालों को बचाओ, मैं इसे रोकता हूं। लेकिन ट्रान के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पिछला हमला सही लगा है तो खेल पहले ही खत्म हो चुका है। कायोरन सन्न रह गया। मतलब ट्रान अभी तक सीरियस ही नहीं हुआ था। अब उसे समझ आया, उसके सामने खड़ा ये 18 साल का लड़का नोबल लेवल का है, या शायद उससे भी ऊपर। उसने देखा ट्रान हवा से माना सोख रहा था, इतना माना कि मानो पूरी दुनिया हिल जाए। ट्रान अब ऑल आउट जाने वाला था। उसने हवा में दर्जनों पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें गोलियों की तरह रेत पर बरसा दिया। केओर्न मदद करना चाहता था, लेकिन ट्रान का पहला ही अटैक इतना खतरनाक था कि उसने समझ लिया, बीच में आना ईक्स मरना। धूल छौंटी, धमाका शांत हुआ, लेकिन रेत अभी भी खड़ा था। ट्रान हैरान था, ये मर क्यों नहीं रहा? कायोर्न चिल्लाया, ट्रान, तुम किसी रेत को फिजिकल अटैक से नहीं मार सकते। इसे खत्म करने के लिए फायर या लाइटनिंग चाहिए। ट्रान ने कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। कायोर्न ने सिर पकड़ लिया, क्या तुम्हें विज़र्ड की बेसिक नॉलेज भी नहीं पता? मैजिक इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस होता है। अब उसे सब समझ आ गया। कल रात मॉन्स्टर को ट्रान ने ही मारा था, लेकिन उसे माना खत्म करना नहीं आता था, इसीलिए वो व्रेथ बन गया। और सबसे बड़ा सच, ट्रान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी माना अब्सॉर्ब करना सीखा ही नहीं था। कायोर्न तुरंत चिल्लाया, ट्रान, सिर्फ आग मत जलाओ, आग को बनाओ, फिर उसे शूट करो। रोशनी नहीं, उसे हथियार बनाओ। ट्रान ने कियोर्न की बात मानी और अपनी हथेली में धीरे धीरे आग इकट्ठा करना शुरू किया। आग बनाना तो हर विज़र्ड के लिए आसान होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना वो सालों की ट्रेनिंग मांगता है। पर यहां कियोर्न की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ट्रान ने बिना किसी स्ट्रेस के एक परफेक्ट फायरबॉल बना लिया, बिना कांपे, बिना रुके, जैसे ये उसके लिए बच्चों का खेल हो। अगले ही पल ट्रान ने वो आग सीधे रेत पर छोड़ दी। जैसे जैसे लपटें उसे छू रही थीं, आग और भी भयानक होती जा रही थी। रेत दर्द से चीखने लगा। कायोर्न चिल्लाया, ट्रान, माना बढ़ाते रहो, इसे बुझने मत देना, तुम्हें इसे पूरी तरह मिटाना होगा। ट्रान पूरी तरह शांत था। उसने बिना घबराए आग की तीव्रता बनाए रखी, जब तक कि रेत जलकर सिर्फ एक कंकाल नहीं बन गया। कायोर्न हैरान था। एक साधारण चरवाहा उस दुश्मन को हरा चुका था जिसे मारने के लिए नोबल चाहिए होता है। लड़ाई खत्म हुई और ट्रान ने मासूमियत से पूछा, अब ये मर गया? कायोर्न हांफते हुए बोला, हां, लेकिन अगर दोबारा इससे नहीं लड़ना तो इसका माना अब्सॉर्ब करो। ट्रान ने पूछा, कैसे? कायोर्न ने समझाया, बस कल्पना करो कि उसकी ऊर्जा तुम अपने अंदर खींच रहे हो। ट्रान ने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल व्रेथ के शरीर से जादुई ऊर्जा निकलकर उसके अंदर समाने लगी। कायोर्न मुस्कुराया, तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। ट्रान ने हैरानी से कहा, हां, सच में। उसके लिए यह सब नया था, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत नेचुरल लग रहा था। कायोर्न अब पूरी तरह शॉक में था। क्या
ये सच में तुम्हारी पहली बार माना अब्जॉर्प्शन है? ट्रान ने सिर हिलाया। हाँ, बस। यहीं पर कायोर्न समझ गया, ये लड़का नॉर्मल नहीं है। विजर्ड्स की ताकत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन ट्रान पहली बार में ही इस लेवल का जादू कर रहा था। मतलब उसका पोटेंशियल किसी और ही लेवल पर है। अचानक कायोर्न का रवैया बदल गया। अब वो सम्मान से बोला, ट्रान, माफ करना, पर तुम किस हाउस से हो? ट्रान ने बात टाल दी। पहले अपना हाथ ठीक कराओ। दोनों घर लौटे। पट्टी बांधने के बाद भी कायोरन ने फिर वही सवाल पूछा। इस बार ट्रान चिढ़ गया। मैंने कहा ना, मैं किसी हाउस से नहीं हूं। मैं बस एक चरवाहा हूं जिसे अपने पिता का नाम तक नहीं पता। कायोरन धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोटा नहीं दिखा रहा, लेकिन ये ताकत एक चरवाहे को शोभा नहीं देती। तब ट्रान ने अपनी मां का सच बताया कि नोबल्स विजर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और काम निकलने के बाद उन्हें फेंक देते हैं। केयोन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मां गलत नहीं थी। ट्रान हैरान था। उसे लगा था केयोन विरोध करेगा, लेकिन उसने कहा, ताकत हमेशा युद्ध लाती है। फिर उसने अपने अतीत का सबसे दर्दनाक सच बताया। हाउस ऑफ अरेबियन वर्सेस हाउस ऑफ जहार, एक भयानक युद्ध। 3000 नाइट्स में से 900 प्लस मारे गए। कायोन की आवाज कांप गई। मैंने उस जंग में अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो दिया। मैं अकेला बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने ट्रान की तरफ देखा। तुम्हारी मां सही थी, नाइट की जिंदगी सस्ती होती है, लेकिन वो एक बात में गलत थी। ट्रान ने पूछा, कौन सी? कयोन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी काबिलियत। मैं एक एवरेज नाइट हूं, लेकिन तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया जिसे मैं छू भी नहीं सका। और फिर उसने वो सच कहा जो सब बदल देता है। ट्रान, तुम एक साधारण नाइट नहीं हो, तुम एक अपर टियर नोबल के बराबर हो। ट्रैन ने कायोर्न को बताया कि उसकी मां ने उसे हमेशा यही कहा था कि उसके पिता एक नाइट थे, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि यह एक झूठ था। कायोर्न ने उसे समझाते हुए कहा, देखो ट्रैन, कई बार नोबल्स के यहां भी कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, और कई बार नाइट्स के यहां भी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनकी ताकत कुलीनों के बराबर होती है। लेकिन मेरी मानो तो अब तुम्हें यह पहाड़ी छोड़ दंड देनी चाहिए। जब ट्रैन ने वजह पूछी तो कायोर्न ने एक बद्धा राज खोला। इंसान अभी भी दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी नहीं बने हैं। जिन दूसरी नस्लों को देवताओं ने खदेड़ दिया था, वे आज भी वापसी का मौका ढूंढ रही हैं। और यहां इंसान, खासकर ये बड्ढे बड्ढे कुलीन, आपस में लड़ने और जंग करने में व्यस्त हैं। इसीलिए हमें तुम्हारे जैसे ताकतवर और दयालु योद्धाओं की जरूरत है। कायोर्न दरवाजे की तरफ बढ़ा और ट्रैन से एक आखिरी सवाल किया, क्या तुम वाकई एक चरवाहा बनकर ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? ट्रैन सोच में पड़ी डीडीएच गया। उसने पूछा, पहाड़ से नीचे जाकर मुझे आखिर क्या मिलेगा? कायोर्न ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सब तुम पर निर्भर करता है। शोहरत, ताकत या एक बद्धा परिवार, सब कुछ हासिल करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। तुम चाहो तो मेरी तरह एक मुसाफिर बन सकते हो जो मॉन्स्टर्स को मारकर लोगों को बचाता है, या फिर किसी बड्ढे घराने में गोद लिए जाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ सकते हो। ट्रैन को पहली बार बाहरी दुनिया को लेकर क्यूरियोसिटी महसूस हुई। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, भेद्दें चराने से तो बेहतर है कि मैं दुनिया देखूं। तभी कायोर्न ने उससे उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में पूछा। ट्रैन को इसका मतलब नहीं पता था। कायोर्न ने समझाया, कुलीनों को उनके पूर्वजों फ्रेयंस से कुछ खास शक्तियां विरासत में मिलती हैं जो उन्हें नाइट्स से अलग बनाती हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है जो बहुत नेचुरल लगती हो? ट्रैन ने बताया, मेरी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज है और मैं पत्थर फेंकने में भी काफी अच्छा हूं। कायोर्न का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसका लहजा एकदम ठंडा पड्डी डीएच गया। ट्रैन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कायोर्न ने भारी आवाज में खुलासा किया, ट्रैन, अब मैं समझ गया कि तुम किस घराने से हो। तुम हाउस जहार के वंशज हो। यह सुनते ही ट्रैन सन्न रह गया। उसे याद आया कि हाउस जहार वही घराना है जिसने कायोर्न के परिवार और उसके साथियों को युद्ध में बेरहमी से मारा था। ट्रैन को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसे माफी मांगनी चाहिए,
पर उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने तो उन लोगों को कभी देखा तक नहीं, फिर वह उनके किए की सजा क्यों भुगते। कायोन ने ट्रैन के कंधे पर हाथ रखा और उसका तनाव कम करते हुए कहा, परेशान मत हो बच्चे, तुमने उस जंग में हिस्सा नहीं लिया था। अगर हम खून का बदला खून से लेते रहे तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मुझे तुम्हारी कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है। ट्रैन ने पूछा, क्या आपको पछतावा नहीं हो रहा कि आपने मुझे पहाड़ से नीचे जाने की सलाह दी? क्योंकि अगर मैं ताकत की तलाश में गया तो मैं अनजाने में झार परिवार का ही हिस्सा बन जाऊंगा। कायोर्न ने शांत होकर कहा, हो सकता है, पर मुझे यकीन है कि तुम जो भी करोगे सही करोगे। कायोर्न ने मुस्कुराते हुए ट्रैन से कहा, मैं तुम्हारी उस अच्छाई की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें मुझे बचाने के लिए मजबूर किया। तुमने अपनी वो पहचान मेरे सामने जाहिर कर दी जिसे तुम पूरी जिंदगी छिपाते आए थे। कायोर्न ने एक बड्ढी उम्मीद जताई कि अगर ट्रैन जैसा इंसान ज़हार फैमिली में पावर में आता है तो शायद भविष्य में होने वाले भयानक युद्धों को रोका जा सकता है। कायोर्न जाने के लिए मुद्दा, पर ट्रैन ने उसे रोक लिया। ट्रैन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने कहा, मेरा फैसला साफ है, मैं पहाड़ से नीचे उतरूंगा। कायोर्न ने उसे शाबाशी दी, पर ट्रैन ने एक शर्त रखी, मैं अभी नहीं जाऊंगा। जब तक आपका जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। कायोर्न यह सुनकर भावुक हो गया कि ट्रैन वाकई एक नेक दिल इंसान है। इसके बाद कायोर्न ने ट्रैन को मैजिक की बारीकियां समझानी शुरू की। उसने बताया कि मैजिक की ताकत 3 चीजों पर टिकी होती है। ब्लड लाइन, यह जन्म से मिलता है। जैसे दक्षिण का राइस्टा परिवार बिना ट्रेनिंग के ही जख्म भर सकता है, जो ट्रैन के लिए मुश्किल होगा। अफिनिटी, जिस चीज में आप माहिर हों। जैसे ट्रैन पत्थर फेंकने में माहिर है, इसलिए उसने आग के गोले को भी पत्थर की तरह तेजी से फेंका। कॉजैलिटी, यह सबसे पेचीदा है। कायोर्न ने समझाया कि तुम सिर्फ माना से किसी की मौत की दुआ करके उसे नहीं मार सकते। तुम्हें एक कारण देना होगा, जैसे कि आग पैदा करना और उसे दुश्मन पर शूट करना। सीधा जादू करने के बजाय नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करना ज्यादा असरदार होता है। ट्रैन ने जल्दी ही सब समझ लिया। उसने मजाक में कहा, यानी अगर मुझे आपको मारना हो तो सीधे आपकी मौत चाहने के बजाय आग का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। कायोर्न उसकी समझदारी देख दंग रह गया और बोला, तुम तो किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकते हो। बातों बातों में कायोर्न ने बताया कि ज़हार ब्लड लाइन की एक खास शक्ति है, स्टेल्थ और ट्रैकिंग। उसने ट्रैन को इसे ट्राई करने को कहा। ट्रैन ने मन में इच्छा की कि कोई उसे देख न पाए, और अचानक वह कायोर्न की आंखों के सामने से ओझल हो गया। जब ट्रैन वापस दिखाई दिया तो कायोर्न के चेहरे पर डर और हैरानी साफ थी। उसने कहा, यह एक खौफनाक शक्ति है ट्रैन। युद्ध के दौरान अरेबियन नाइट्स इसी ताकत से सबसे ज्यादा डरते थे। यह अजय तो नहीं है, पर बहुत पावरफुल है। कायोर्न अब ट्रैन को ट्रेनिंग के और भी तरीके सिखाने लगा। ट्रैन ने पूछा, क्या आप एक दुश्मन परिवार के विज़र्ड को बहुत ज्यादा नहीं सिखा रहे? कायोर्न ने बस इतना कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद जब कायोर्न थोड़ा ठीक हुआ, ट्रैन पहाड़ से नीचे गांव की तरफ चल पड़ा। उसे गांव वालों को बताना था कि वह अपनी भेदें बेच रहा है और हमेशा के लिए यह जगह छोड़ कर जा रहा है। ट्रैन अपना बोरिया बिस्तर समेट चुका था। विलेज चीफ बुरी तरह भड़क गया। ट्रैन, तुम हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? ट्रैन ने शांति से जवाब दिया, मुझे अपनी चीजों के साथ क्या करना है? ये किसी और का बिजनेस नहीं है। आप बस भेड़ों का सही दाम लगाइए, वरना मैं सबको आजाद कर दूंगा। फिर पकड़ते रहना उन्हें। चीफ जानता था कि ट्रैन अपनी जुबान का पक्का है, इसलिए हार मानकर उसे पैसे दे दिए। इसके बाद कायोर्न और ट्रैन अपनी जर्नी पर निकल पड़े। ट्रैन को याद आया कि गांव वालों ने अब तक कायोर्न को मॉन्स्टर मारने की फीस नहीं दी है। कायोर्न ने मुस्कुराकर मना कर दिया, ट्रैन, असली हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने ही उसे किल किया था। जल्द ही वे सड़क के एक दोराहे पर पहुंचे। कायोर्न ने ट्रैन से विदा ली। दोस्त, मेरा सफर अकेले ही बेहतर है। साथ चलने के ऑफर के लिए शुक्रिया। ट्रैन ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। जब कायोर्न आंखों से ओझल हो गया, तब ट्रैन को एहसास हुआ कि शायद वह कायोर्न में अपने पिता की इमेज तलाश रहा था। ट्रैन डेजर्ट पार कर रहा था
तभी उसे दूर कुछ अजीब लोग दिखे। उसे लगा कि वे मर्चेंट्स होंगे। ट्रेन रास्ता पूछने उनके पास पहुंचा। एक आंख पर पट्टी बांधे आदमी ने उसे बताया, पीछे की सड़क पकड़ो, तुम मुराई सिटी पहुंच जाओगे। ट्रेन जाने ही वाला था कि उस आदमी ने उसे रोक लिया। रुको, जानकारी फ्री नहीं मिलती, कुछ बदले में देना होगा। देखते ही देखते हथियारबंद लोगों ने ट्रेन को घेर लिया। ट्रेन समझ गया कि ये व्यापारी नहीं, बैंडिट्स हैं। डाकुओं के लीडर ने धमकी दी, यह बंजर इलाका है, यहां कोई मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप अपना सारा सामान दे दो, वरना जान से जाओगे। ट्रेन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। चूंकि तुम लोग बुरे आदमी हो और लोगों को किल करते हो, तो मैं तुम पर अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूं। डाकुओं को लगा कि वह ब्लफ कर रहा है, लेकिन ट्रेन ने हाथ के एक इशारे से ऐसी तेज हवा चलाई कि सब उड़कर दूर जा गिरे। ट्रेन खुद हैरान था। बिना किसी माना के मैं इतनी जबरदस्त एयर कंट्रोल कैसे कर सकता हूं? जब बैंडिट जमीन पर कराह रहे थे, ट्रेन ने अपनी पानी की बोतल निकाली। उसने पानी को हवा में एरो की शेप दी और एक बैंडिट के शरीर के आर पार कर दिया। पर ट्रेन को मजा नहीं आया। उसे लगा स्टोन अटैक इससे ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव है। बैंडिट्स का लीडर अब गिड़गिड़ाने लगा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें जो चाहो वो देंगे। पर तभी पीछे से बाकी बैंडिट्स ने ट्रेन पर अटैक करने की कोशिश की। ट्रेन ने बस अपना पैर जमीन पर पटका और सैंड स्पाइक्स जमीन से बाहर निकले, जिन्होंने सबको आर पार कर दिया। बैंडिट्स का लीडर थर थर कांपने लगा। ट्रेन ने उससे पूछा, तुमने बिना किसी प्लान के मुंह पर अटैक क्यों किया? मैं एक विजर्ड भी तो हो सकता था। लीडर ने डरते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुमने बात करते वक्त और ग्रीट करते वक्त अपना सिर झुकाया था। हमें लगा कि कोई विजर्ड इतना पोलाइट नहीं हो सकता, इसलिए हमने तुम्हें आम आदमी समझ लिया। ट्रेन ने उसे शुक्रिया कहा, तुमने मुझे एक जरूरी लेसन सिखाया है। लीडर अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर ट्रेन की आंखों में अब सिर्फ किल इंटेंट था। जाने से पहले कायोर्न ने ट्रेन को सिखाया था, बैंडिट्स जैसे कचरे पर कभी मर्सी मत करना, क्योंकि वे दूसरों को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ट्रेन अच्छी तरह समझ गया था कि बैंडिट्स पर मर्सी करना 10 भले लोगों की जान खतरे में डालना है। वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जहां से बैंडिट्स आए थे। चलते चलते उसके मन में थोड़ी बेचैनी हुई। आखिर उसने पहली बार इंसानों को किल किया था, पर कायोर्न की चेतावनी उसे याद थी, इसलिए उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। बंजर इलाके को पार करने के बाद ट्रेन के सामने एक नई दुनिया थी। ऊंचाई से उसे मुराई सिटी साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, वह दंग रह गया। उसने अपनी लाइफ में पहली बार एक साथ इतने सारे लोग और ऐसी शानदार आर्किटेक्चर देखी थी। उसे एहसास हुआ, असली सिटी ऐसा होता है। ट्रेन एक फल बेचने वाले के पास गया और उसे ग्रीट किया। दुकानदार को लगा कि कोई कस्टमर आया है, पर ट्रेन ने कहा, भाई मुझे बस एक अच्छे इन का रास्ता बता दो। दुकानदार चिढ़ गया, सामान खरीदना नहीं है तो यहां से दफा हो जाओ। ट्रेन उलझ गया। उसे लगा, क्या शहर का ये नियम है कि सवाल पूछने से पहले फल खरीदना पड्डी डीडीएचता है? उसने एक एप्पल की तरफ इशारा किया और दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, 2 डुपिट। जैसे ही ट्रेन ने अपनी जेब से सिक्के निकाले, दुकानदार समझ गया कि यह आउटसाइडर है। पैसे लेते ही दुकानदार के सुर बदल गए। उसने रास्ता समझाया, केप शॉप के पीछे वाली गली में सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ना। नीली छत वाली बिल्डिंग ही शहर का सबसे बड़ा इन है। वहां पहुंचते ही स्टाफ मेंबर लीना ने ट्रेन का स्वागत किया। एक रात का किराया 16 डुपिट था। पैसे देने के बाद ट्रेन ने अपना असली सवाल पूछा, क्या यहां आसपास किसी मॉन्स्टर पर बाउंटी है? लीना पहले तो कंफ्यूज हुई, पर ट्रेन का मकसद साफ था। उसे मॉन्स्टर्स को मारकर अपना माना बढ़ाना था और कायोर्न के कहे अनुसार अच्छे पैसे भी कमाने थे। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुफ्त में जानकारी नहीं मिलती जनाब। ट्रेन ने उसे खुश किया। तब उसने बताया, कल सुबह सिटी हॉल जाना, वहां शहर के लॉर्ड के अधिकारी बैठते हैं, वही मॉन्स्टर बाउंटी का काम संभालते हैं। अभी तो वो बंद होगा। लीना ने पूछा, क्या तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो? ट्रेन को इस शब्द का मतलब नहीं पता था। लीना ने समझाया, कहावत है कि अगर कोई आम इंसान मॉन्स्टर का शिकार करे तो वह विजर्ड बन सकता है,
क्या तुम भी विज़र्ड बनने की कोशिश कर रहे हो? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। लीना सही कह रही है, मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। वह मार्डन था, जो खुद एक मॉन्स्टर हंटर था। लीना उसे देखकर हैरान थी कि वह अब तक जिंदा है। मदान ने शेखी बघारते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जब तक विज़र्ड नहीं बनूंगा, मरूंगा नहीं। ट्रैन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? मदान ने समझाया, जैसे विज़र्ड्स मॉन्स्टर मारकर स्ट्रांग बनते हैं, वैसे ही आम इंसान भी मॉन्स्टर मारकर विज़र्ड बन सकता है। मैं और मेरी टीम इसीलिए शिकार करते हैं। ट्रैन ने उत्साह से पूछा, तो क्या तुम्हारी टीम में कोई विज़र्ड बना? मदान ने मायूसी से कहा, अभी तक तो नहीं। इस पूरे शहर में सिर्फ लॉर्ड का विज़र्ड और उसके नीचे काम करने वाले 3 विज़र्ड्स ही असली जादूगर हैं। जब ट्रैन ने कहा कि वह मॉन्स्टर का शिकार करता है, तो मदान उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, तुम्हारा हुलिया तो बहुत ही खराब है और तुम्हारे पास तो कोई ढंग का हथियार भी नहीं है। ट्रैन ने शांति से अपनी स्लिंग निकाली और उसे दिखाई। मदान यह देखकर हैरान रह गया कि वह गोफन कितनी घिसी हुई थी। साफ था कि ट्रैन ने उसका बहुत इस्तेमाल किया है। ट्रैन ने बताया, हाँ, यह अंडे के साइज के पत्थरों को बहुत तेजी से चलाने के काम आती है। मदान ने हंसते हुए कहा, चलो, इससे तुम लोमड़ी या खरगोश जैसे छोटे मॉन्स्टर्स तो मार ही लोगे। मदान को अपनी टीम के लिए एक शूटर की जरूरत थी, इसलिए उसने ट्रैन को साथ आने का ऑफर दिया। पर ट्रैन ने बड्डी हम्बली से मना कर दिया। उस रात अपने कमरे में लेटे हुए ट्रैन सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपना गांव छोड़कर यहां आएगा। तभी उसकी सेंसेस ने उसे अलर्ट किया। दरवाजे के बाहर कोई था। कॉर्न ने उसे सिखाया था कि शहर में कभी अपनी गार्ड कम मत करना, क्योंकि सराय में भी खतरा हो सकता है। ट्रैन हमला करने के लिए तैयार हुआ और दरवाजा खोला। सामने लेना खद्दी थी। वह अजीब बातें करने लगी। मुझे लगा तुम्हारे कमरे में बहुत ठंड होगी, इसलिए मैं तुम्हें गर्मी देने आई हूं। ट्रैन उलझ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? लीना ने इशारा किया कि वह पैसों के बदले कुछ भी करने को तैयार है। ट्रैन का चेहरा एकदम कोल्ड पर डीडीएच गया। उसे कायोर्न की चेतावनी याद आई। शहर की ऐसी औरतों के चक्कर में मत पड़ डीडीएचना। इन्हें अक्सर बीमारियां होती हैं। भले ही विज़र्ड्स पर बीमारियों का असर कम होता है, पर तुम इसे दूसरों तक फैला सकते हो। अपनी वासना को खुद पर हावी मत होने देना, वरना पछताओगे। ट्रैन ने लीना को वहां से भगा दिया और वह गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। ट्रैन ने सोचा, शहर के लोग वाकई बहुत पत्थर दिल हैं। यहां हर छोटी चीज की कीमत वसूली जाती है। उसी समय मदान की टीम के सदस्य उससे पूछ रहे थे, बॉस, आपने उस कल के छोकरे को टीम में क्यों बुलाया? वह तो मॉन्स्टर के लिए चारे जैसा दिखता है, ऊपर से बहुत घमंडी भी है। मदान ने मुस्कुराकर कहा, उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। वह जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, उससे वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता था ताकि उसकी जान बच सके। मदान की दरियादिली सुनकर उसके साथी दंग रह गए। ट्रैन अपने कमरे से यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। उसने सोचा, शायद यह शहर उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अगली सुबह ट्रैन सिटी हॉल पहुंचा। वहां उसे एक बहुत ही बदतमीज ऑफिशियल मिला। जब ट्रैन ने कहा कि उसे मॉन्स्टर हंट करना है, तो उस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे अजीब नजरों से देखने लगा। ट्रैन को कायोर्न की बात याद आई। दुनिया तुम्हारे प्रति दयालु नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। कायोर्न ने यह भी कहा था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएं और तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें अपनी विज़र्ड वाली पहचान जाहिर करनी होगी। उस अधिकारी ने बिना कुछ बोले ट्रैन के सामने एक पुरानी किताब पटक दी और कहा, इसे देख लो और फिर वापस कर देना। अधिकारी ने ट्रैन की ओर देखते हुए एक क्रो मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाई। उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर इसे मार सको तो इसकी लाश वापस ले आना, पर याद रखना, अगर तुमने इसका माना अब्जॉर्ब किए बिना इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो यह व्रेथ बन जाएगा और शहर के कानून के मुताबिक इसकी सजा सिर्फ मौत है। ट्रैन को यह सब पहले से पता था। उसने बस इतना पूछा, क्या शहर के नाइट्स इन मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं करते?
अधिकारी ने हंसते हुए जवाब दिया, नाइट्स के पास इतना फालतू वक्त नहीं है। उनका काम शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। बाहर जाकर गंदगी साफ करना तुम जैसे लोगों का काम है। ट्रैन ने उसकी बदतमीजी को इग्नोर किया और शिकार पर निकल गया। अधिकारी को लगा कि यह ला ढेचका अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रैन वापस लौटा। उसके हाथ में एक मॉन्स्टर क्रो की लाश थी, जिसके सीने में एक बद्धा छेद था। अधिकारी हक्का बक्का रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ट्रैन ने इतनी जल्दी और इतने क्लीन तरीके से शिकार किया है कि लाश को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा। जब उन्होंने पूछा, क्या तुम अकेले थे? ट्रैन ने बस हां कहा और अपना बाउंटी मांगा। अधिकारी ने तुरंत पैसे दिए और कहा, जाओ बेटा, आराम करो, थक गए होंगे। पर ट्रैन हिला नहीं। उसने पूछा, क्या और भी कोई मॉन्स्टर है जिसका शिकार किया जा सके? अधिकारियों के होश उड़ डेज गए। उन्हें लगा था कि एक शिकार के बाद यह लड डेज का हफ्तों आराम करेगा। 3 दिन बाद ट्रैन अब तक 30 मॉन्स्टर्स का सफाया कर चुका था। सराय में लीना ने उसे सबसे शानदार डिश परोसी। लीना ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने इन 3 दिनों में खूब पैसे छापे हैं। ट्रैन ने शांति से खाना खाते हुए कहा, पैसा मेरा इकलौता मकसद नहीं है। असल में ट्रैन का ध्यान माना बढ़ाने पर था। इन छोटे मॉन्स्टर्स को मारकर उसका माना कायोरन से मिलने के समय के मुकाबले काफी बढ़ चुका था। हालांकि उसे पता था कि इन कमजोर मॉन्स्टर्स के दम पर वह एक लिमिट के बाद और ताकतवर नहीं बन पाएगा। खाना खत्म कर ट्रैन अपने कमरे की तरफ बार अच्छी रहा था कि मदान के एक साथी ने उसे पीछे से दबोच लिया। सुना है बहुत पैसा कमा रहा है, निकाल, थोड़ा हमें भी दे। ट्रैन ने कोई बहस नहीं की। उसने फुर्ती से घूमकर उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड्ढा। उसके दोस्त मुक्का तान कर ट्रैन की तरफ लपके, पर ट्रैन ने उन्हें खिलौनों की तरह हवा में उड्डा दिया। लीना चिल्लाई, मेरी सराय में लड्ढाई झगड्ढा मत करो। थोड़ी देर बाद मदन खुद ट्रैन के कमरे के बाहर खड्डा था। उसने अपना सिर झुकाकर माफी मांगी। ट्रैन, मुझे माफ कर दो। मैंने उन दोनों को बहुत डांटा है। असल में हमारी टीम तंगहाली से गुजर रही है, इसलिए वे तुम्हारी कमाई देखकर जलने लगे थे। मदान ने मायूसी से बताया कि शायद 3 दिन बाद उनके पास कमरे का किराया देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। तभी ट्रैन ने एक पैसों से भरी थैली मदान की तरफ बढ़ा दी। मदान दंग रह गया। तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? ट्रैन ने कहा। यह उस हमदर्दी का बदला है जो तुमने पहले दिन दिखाई थी। तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपनी टीम में बुलाना चाहा था। यह उसी का शुक्रिया है। मदान हैरान था कि ट्रैन को उनके बीच हुई वो गुप्त बातचीत कैसे पता चली, पर ट्रैन ने बात टाल दी। ट्रैन ने मदान की आंखों में देखा और कहा, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मुझे इन पैसों के बदले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मदान के चेहरे पर एक बड्ढी मुस्कान आ गई। पूछो ट्रैन, इन्फॉर्मेशन के मामले में मेरा कोई सानी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अगले दिन ट्रैन अपने आखिरी शिकार पर निकला। मदान ने उसे अगले शहर ओरुम के बारे में काफी अहम इंफॉर्मेशन दी थी, इसीलिए अब ट्रैन के लिए यह शहर छोड़ने का वक्त आ गया था। ट्रैन को लगा कि मदान वाकई एक नेक इंसान था। भले ही वह कायोर्न जितना एक्सपीरियंस्ड नहीं था, पर उसका दिल बहुत साफ था। तभी ट्रैन को हवा में खून की बहुत तेज गंध आई। वह बिजली की रफ्तार से उस दिशा में भागा, मन ही मन दुआ कर रहा था कि जो वह सोच रहा है वैसा ना हो। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड्डे डेच गए। कल जिस लड्डे डेचके से उसकी लड्ढई हुई थी, वह खून से लथपथ पद्दीहा था, और उससे भी बुरा, सामने मदान की लाश पड्डे ही थी। तभी टीम का एक सदस्य, जो अभी जिंदा था, कराहते हुए बोला, ट्रैन, एक रैबिट मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया। ट्रैन मुद्दा तो देखा कि वह कातिल खरगोश उसे ही घूर रहा था। अचानक उस मॉन्स्टर ने इतनी तेजी से छलांग लगाई कि ट्रैन बाल बाल बचा। ट्रैन ने तुरंत अपना स्लिंग निकाला और एक पत्थर दे मारा, पर उस खरगोश ने उसे डॉज कर दिया। ट्रैन समझ गया कि यह मॉन्स्टर लंबी दूरी के हमलों से बचना जानता है। जब वह दोबारा झपटा तो ट्रैन इनविजिबल हो गया। मॉन्स्टर उलझन में था, तभी ट्रैन उसके पीछे प्रकट हुआ और उसकी गर्दन में खंजर उतार दिया। जख्मी होने के बाद भी मॉन्स्टर ने एक पलटवार किया, जिसने ट्रैन को पीछे धकेल दिया। ट्रैन फिर से गायब हो गया।
गुस्से में वह मॉन्स्टर अंधाधुंध पेट डीडीएच काटने लगा जहां उसे लगा कि ट्रैन छिपा हो सकता है। आखिरकार बहुत सारा खून बह जाने के कारण एक चीख के साथ उस मॉन्स्टर की मौत हो गई। ट्रैन ने उसका माना अब्सॉर्ब किया और महसूस किया कि यह उस तेंदुए से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। टीम के आखिरी बचे सदस्य ने हैरान होकर पूछा, तुम एक विजर्ड हो, फिर तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई? ट्रैन ने सवाल को अनसुना कर दिया और बस इतना पूछा, क्या तुम्हारा कोई फैमिली है जिसे मैं तुम्हारा सामान पहुंचा सकूं? उसने मायूसी से मना कर दिया। ट्रैन को मदान की कल रात वाली बात याद आई। ओरुम शहर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां हजारों किताबें हैं, पर वहां सिर्फ विजर्ड्स को ही एंट्री मिलती है। मदान और उसकी टीम को दफनाने के बाद ट्रैन ने नम आंखों से मदान को विदाई दी और ओरुम की ओर चल पड़ा। जब वह ओरुम पहुंचा तो उसे समझ आया कि लोग मुराई को छोटा शहर क्यों कहते थे। ओरुम इतना विशाल था कि वह मुराई जैसे कई शहरों को निगल सकता था। शहर के गेट पर भारी भीड़ थी। जैसे ही ट्रैन अंदर जाने लगा, एक गार्ड ने उसे रोक दिया। रुको, तुम जैसे गंदे कपड़े पहनने वाले इस शहर में नहीं जा सकते। पहले कहीं जाकर अपनी धूल झाड़ दो और साफ हो जाओ। किसी तरह शहर में एंट्री मिलने के बाद ट्रैन उस विशाल लाइब्रेरी के सामने पहुंचा। वह इतनी बड़ी थी कि ट्रैन को यकीन हो गया कि इसे मैजिक से ही बनाया गया होगा। एंट्रेंस पर गार्ड्स ने फिर उसे रोका। यह जगह सिर्फ विजर्ड्स के लिए है, चरवाहों के लिए नहीं। ट्रैन ने शांति से कहा, मैं एक विजर्ड हूं। यह सुनकर गार्ड्स भड़क गए। झूठ बोलता है, तू एक ढोंगी है। एक गार्ड ने ट्रैन को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने ट्रैन को छुआ, उसे अपने हाथ में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसे कायोर्न की बात याद आई। विजर्ड्स एक दूसरे को उनके माना से पहचान लेते हैं। वे बस महसूस करके बता सकते हैं कि सामने वाला उनसे कितना ज्यादा ताकतवर है। उस गार्ड का चेहरा पीला पड़ी डीडीएच गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ीडीढ़ा यह चरवाहा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद पावरफुल विजर्ड है। गार्ड ट्रैन के ओवरवेलमिंग माना के दबाव से लगभग कुचल ही गया था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देख उसका साथी घबरा गया। उस गार्ड को एहसास हो गया कि ट्रैन कोई मामूली विजर्ड नहीं, बल्कि कम से कम नोबल क्लास या उससे भी ऊंचे लेवल का योद्धा है। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपना परिचय दिया। मैं केन्या हूं, हाउस वोल्टास का एक नाइट। केन्या ने बड़े सम्मान से ट्रैन से उसका घराना पूछा, जिस पर ट्रैन ने उलटा सवाल किया, क्या अंदर जाने के लिए यह बताना जरूरी है? केन्या ने मना कर दिया, पर बताया कि लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए हाउस वोल्टास के मास्टर की परमिशन चाहिए होगी। देखते ही देखते ट्रैन एक आलीशान हवेली में था। वहां दासियों ने उसे एक बड़े पूल में नहलाया। ट्रैन को थोड़ा अजीब लगा, पर दासियों ने कहा कि अगर वे मेहमान की सेवा ठीक से नहीं करेंगी तो उन्हें सजा मिलेगी। ट्रैन ने उन्हें अपना काम करने दिया। जब ट्रैन नहाकर और नए शानदार कपड़े पहनकर बाहर आया तो उसकी ब्यूटी और चमक देखकर दासियां दंग रह गईं। वे उससे इतनी प्रभावित थीं कि जब ट्रैन ने उनसे सहज बात की तो वे डर गईं। मालिक, हमसे ऐसे बात मत कीजिए, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। बाद में ट्रैन की मुलाकात उस घर की एक जिद्दी और लाल बालों वाली लड़की अजेला से हुई। अजेला ने जब ट्रैन से उसका घराना पूछा तो ट्रैन ने पर्सनल रीजंस का हवाला देकर बात टाल दी। अजेला के मन में शरारत सूझी। उसने अचानक अपना माना आजाद किया और ट्रैन को भी ऐसा ही करने को कहा। अजेला के शरीर से पीली रोशनी निकल रही थी तो ट्रैन से नीली आभा। उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि कमरे में मौजूद बाकी लोग सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। दिखावे के बाद अजेला ने अचानक ट्रैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ट्रैन का चेहरा हैरानी और शौक से एकदम ठंडा पड़ गया। अजेला के बटलर ने उसे टोका तो उसने इसे मजाक कहकर टाल दिया, पर जाते जाते ट्रैन से कहा, इसके बारे में सोचना जरूर। ट्रैन ने गौर किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। अजेला का माना वाकई उसके बराबर का था। अगले दिन ट्रैन उस घर के लीडर रग वुल्टास से मिला। रग ने कहा, तुम लाइब्रेरी जा सकते हो, पर वहां कोई प्राचीन जादुई रहस्य या माना बढ़ाने का तरीका नहीं मिलेगा। ट्रैन ने कहा कि उसे वैसी कोई चीज चाहिए भी नहीं। रग ने उसे परमिशन दे दी।
जब ट्रैन लाइब्रेरी पहुंचा तो गार्ड्स ने उसे पूरा सम्मान दिया। लाइब्रेरी इतनी विशाल और भव्य थी कि ट्रैन देखता ही रह गया। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आया, अली। अली ने बताया कि वही वहां का लाइब्रेरियन है। ट्रैन दंग रह गया कि एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी जगह संभाल रहा है। अली ने नियम समझाए, किसी भी चीज को नुकसान मत पहुंचाना, वरना हर्जाना देना होगा। कोई भी किताब लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकते। लाइब्रेरियन अली ने कहा कि वह ट्रैन पर नजर रखेगा, लेकिन ट्रैन ने उससे थोड़ा फासला बनाए रखने का अनुरोध किया ताकि वह शांति से पढ़ सके। जब ट्रैन ने उससे पूछा कि क्या वह खुद भी किताबें पढ़ता है, तो अली ने गर्व से हां कहा और मदद की पेशकश की। आपको क्या चाहिए, रोमांस या इतिहास? ट्रैन ने साफ शब्दों में कहा, मुझे बस इस दुनिया की बेसिक कॉमन सेंस समझनी है। अली पहले कुछ 100 साल पुरानी किताबें लाया, फिर उन्हें बदलकर नई और सटीक किताबें दी। ट्रैन के लिए वह लाइब्रेरी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक उसका यही रूटीन रहा। उसने दुनिया का जियोग्राफी, अलग अलग नस्लें, विजार्ड्स के तौर तरीके और चीजों के बनने की प्रक्रिया को गहराई से समझा। उसका अनजान संसार अब साफ और सजीव होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद रघुवल्टास ने ट्रैन को अपने ऑफिस बुलाया। उसने कहा, मैंने सुना है तुम लाइब्रेरी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। देखो, तुम्हें एक नोबल की तरह ट्रीट करना और लाइब्रेरी इस्तेमाल करने देना मेरी गुडविल है। अब मैं बदले में इसकी कीमत चाहता हूं। ट्रैन ने सीधे पूछा, बताइए, आपको क्या चाहिए? रग ने बताया कि शहर के उत्तर में एक मॉन्स्टर ने आतंक मचा रखा है और वह यात्रियों पर हमला कर रहा है। 4 नाइट्स उसे मारने गए थे, पर वे कभी नहीं लौटे। अब मुझे किसी नोबल की जरूरत है, पर फिलहाल वुल्टास हाउस के पास सिर्फ 2 ही लोग उपलब्ध हैं। ट्रैन को लोगों की रक्षा करना विजर्ड का धर्म लगता था, पर उसे कुछ अजीब लगा। रग ने आगे बताया कि वह रास्ता पिछले 10 दिनों से बंद है और वह व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। तब ट्रैन को समझ आया, यह समस्या उसके शहर आने से पहले की है, इसलिए रग ने उसे इतनी आसानी से लाइब्रेरी इस्तेमाल करने दी थी क्योंकि उसे ट्रैन की मदद चाहिए थी। जल्द ही शिकार के लिए दल तैयार हुआ, जिसमें अजैला और परिवार का एक अन्य सदस्य मार्विन वाल्टर्स भी शामिल थे। रास्ते में मार्विन ने ट्रैन से पूछा, क्या तुम्हें अजैला में कोई दिलचस्पी है? ट्रैन ने सपाट लहजे में नहीं कहा, तो मार्विन ने राहत की सांस ली। जंगल में उन्हें एक तबाह हुई कैरेज मिली। सैनिकों ने छानबीन शुरू की, पर ट्रैन ने अपनी तेज इंद्रियों से तुरंत ताड़ लिया। यह किसी मंकी का काम है। अजैला हैरान थी कि वह इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। ट्रैन ने दूर बने हाथों के निशानों की ओर इशारा किया और बताया कि हमलावर जंगल की ओर गया है। अजैला और मार्विन ने माना कि उनके पास ऐसी ट्रैकिंग वाली ब्लड लाइन मैजिक नहीं है। ट्रैन ने बग्घी के मलबे से एक कपड़ा उठाया और अपनी सूंघने की शक्ति से बंदर की लोकेशन लॉक कर ली। अजैला अब समझ रही थी कि ट्रैन किस खतरनाक ब्लड लाइन से हो सकता है। वे एक नदी के पास पहुंचे जहां निशान खत्म हो गए थे। शायद मॉन्स्टर ने अपनी गंध मिटाने के लिए खुद को पानी में धो लिया है, ट्रैन ने कहा। अजैला चौंक गई कि एक जानवर इतना चालाक कैसे हो सकता है। अचानक ट्रैन चिल्लाया, सावधान, वह हमारे पीछे है। तभी एक खौफनाक बंदर प्रकट हुआ और उसने बिजली की रफ्तार से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर इतने तेज थे कि नाइट्स के शरीरों को चीर रहे थे। ट्रैन ने तो फुर्ती से खुद को बचा लिया, पर जो उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। अजैला और मार्विन ने खुद को बचाने के लिए 2 जिंदा नाइट्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। ट्रैन की आंखों में गहरी नफरत और निराशा उतर आई। उसे अपनी मां की कही बात याद आ गई, कुलीन लोग सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं। उसकी मां बिल्कुल सही थी। बंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजैला नाइट्स को उसे खदेड़ने का हुक्म देती है। इससे पहले कि बंदर उनकी आंखों से ओझल होता, एक पत्थर अजैला के कान के पास से बिजली की रफ्तार से गुजरा। नाइट्स की फॉर्मेशन को चीरता हुआ सीधे मॉन्स्टर के शरीर के पार निकल गया और उसे जमीन पर ढेर कर दिया। अजैला और मार्विन ने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गए। वह ट्रैन था जिसने अपने स्लिंगशॉट से उस बंदर को अपाहिज कर दिया था। मौका देखते ही अजैला ने अपनी फायरबॉल मैजिक का इस्तेमाल किया और उस पर इतनी भयानक आग बरसाई कि आसपास का तापमान झुलसाने लगा।
ट्रैन समझ गया कि हाउस वोल्टास की असली ब्लड लाइन शक्ति पायरोमेनियाक्स है। बंदर को भूनने के बाद अजेला ने माना कि जब वह पत्थर उसके पास से गुजरा तो एक पल के लिए वह भी डर गई थी। जहां अजेला और मार्विन आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं घायल नाइट्स दर्द से कराह रहे थे। एक बेचारे का तो हाथ ही उखड़ गया था। अजेला ने उन्हें दिलासा देने के बजाय झिड़कते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो। ट्रैन को राहत थी कि कोई जान नहीं गई, पर वह इस बात से बेहद दुखी था कि अजेला और मार्विन ताकतवर होने के बावजूद कमजोर नाइट्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मार्विन ने ट्रैन के चेहरे पर अजीब भाव देखे और पूछा, क्या बात है? और ट्रैन ने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। अजेला ने ट्रैन को साथ मिलकर माना अब्सॉर्ब करने का न्योता दिया। ट्रैन ने किताब में पढ़ा था कि एक साथ माना सोखने से उसकी शक्ति कम नहीं होती। थोड़ी देर बाद मार्विन और अजेला अपनी लिमिट पर पहुंच गए और रुक गए, पर ट्रैन अभी भी माना सोख रहा था। अजेला अब समझी कि उसके पिता ने ट्रैन को साथ क्यों भेजा था। उसकी जादुई क्षमता और माना की गहराई अजेला के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा थी, और वह भी तब जब ट्रैन ने अभी अपनी पूरी ग्रोथ हासिल नहीं की थी। महल लौटने पर मार्विन ने ट्रैन की तारीफ की, पर ट्रैन विनम्र बना रहा। उसने अफसोस जताया कि वह मॉन्स्टर को पहले नहीं पहचान पाया, जिससे उसे हमला करने का मौका मिल गया। ट्रैन ने उन्हें समझाया कि मॉन्स्टर के शरीर की बनावट से उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस बंदर के हाथ और आंखें बहुत बड़ी थीं, जिसका मतलब था कि उसमें चीजें तेजी से फेंकने और दूर तक या जंगल के पार देखने की शक्ति जागृत हो चुकी थी। मार्विन और अजेला ट्रैन के ज्ञान को देखकर चकित थे। जब ट्रैन ने बताया कि उसने यह सब लाइब्रेरी में पढ़ा है, तो अजेला ने कहा, मैं भी एक बार गई थी, पर वहां की किताबें इतनी बोरिंग और मुश्किल थीं कि मैं आधा पन्ना भी नहीं पढ़ पाई। ट्रैन ने उन्हें सलाह दी कि अगली बार वे लाइब्रेरियन से आसान किताबें मांगे। अजेला उलझ गई। लाइब्रेरियन? वहां कोई लाइब्रेरियन भी है क्या? बाद में जब ट्रैन लाइब्रेरी पहुंचा तो उस छोटे बच्चे ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया, पर ट्रैन के दिमाग में अचानक एक बात खटकी। उसने गौर से उस बच्चे को देखा और महसूस किया कि वह किसी लाइब्रेरियन जैसा नहीं लग रहा। ट्रैन ने अचानक उससे पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह सवाल सुनते ही वह छोटा बच्चा एकदम से सन्न रह गया। पकड़े जाने पर उस नन्हे लाइब्रेरियन ने हंसते हुए राज खोला, दरअसल मैंने तुम्हारे लाइब्रेरी परमिट से तुम्हारा नाम जाना। जब तक तुम इस लाइब्रेरी की सीमा के अंदर हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी हर हरकत को देख सकता हूं। ट्रैन ने पूछा, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? उसने जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, तुम जो चाहो कह सकते हो। ट्रैन ने उसे लाइब्रेरियन ही कहना तय किया। बातों बातों में लाइब्रेरियन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक स्पिरिट हूं। मैं और यह लाइब्रेरी एक ही हैं। यह शरीर तो बस तुमसे बात करने का एक जरिया है जो तुम्हारी पसंद के हिसाब से बना है। ट्रैन ने जब उसे छूने की कोशिश की तो उसका हाथ लाइब्रेरियन के शरीर के आर पार निकल गया। लाइब्रेरियन ने चिढ़ते हुए कहा, बड़ा अफसोस है कि मैं फिजिकल शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना उन सबको मजा छकाता जो यहां से किताबें चुराते हैं। उसने यह भी बताया कि ट्रैन से पहले किसी में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि उसे देख सके। उसके निर्माता ने उसे ऐसा बनाया था कि केवल एक खास माना लेवल के ऊपर के लोग ही उसे देख सकते हैं। ट्रैन ने जब अपनी ब्लड लाइन के बारे में पूछा तो लाइब्रेरियन ने उसकी अनुमति लेकर अपना हाथ ट्रैन के शरीर के अंदर डाल दिया। उसने पुष्टि की कि ट्रैन में परस्यूअर और हंटर के गुण हैं, जो हाउस जहार की पहचान है, लेकिन फिर वह ठिठक गया। एक और ब्लड लाइन है जो इसमें मिली हुई है, तुम दो अलग अलग ताकतों के मेल हो। ट्रैन ने उत्सुकता से पूछा, दूसरी कौन सी है? लाइब्रेरियन ने कहा, यह अभी लॉक्ड है। जब तुम और ताकतवर बनोगे यह अपने आप खुल जाएगी। ट्रैन को अब यकीन हो गया कि उसकी मां कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि किसी ऊंचे घराने की शिक्षित कुलीन थी। अगले 1 महीने तक ट्रैन लाइब्रेरी में ही रहा। लाइब्रेरियन साये की तरह उसके साथ रहा और उसे वो ज्ञान दिया जो हजारों साल पहले लुप्त हो चुका था। ट्रैन ने लॉज ऑफ नेचर सीखे
उसे पता चला कि बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं और चीजों का सड़ना कीटाणुओं के कारण होता है। उसने प्रकाश के रिफ्रैक्शन, घर्षण से पैदा होने वाली गर्मी और शरीर के घाव भरने की साइंटिफिक प्रोसेस को समझा। जब उसने सड़ने की प्रक्रिया पर एक जादुई प्रयोग किया और वह सफल रहा, तो उसका दिमाग चकरा गया। उसे समझ आया कि अगर ये बुनियादी ज्ञान हर विजर्ड को मिल जाए तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। शायद इसीलिए बड़े घरानों ने इस ज्ञान पर कब्जा कर रखा है, ताकि उनकी बादशाहत बनी रहे। 1 महीना पूरा होते ही ट्रैन ने विदा लेने का फैसला किया। लाइब्रेरियन थोड़ा हैरान हुआ, पर ट्रैन ने कहा, अब जाना होगा। वैसे भी रगवुल्टास अब मुझे यहां से जाने के इशारे देने लगा है। लाइब्रेरियन इस बात से पूरी तरह टूट गया। वह ट्रैन के पीछे भागा और गिड़गिड़ाते हुए उसे साथ ले जाने की भीख मांगने लगा, पर उसका रूहानी शरीर ट्रैन के सीने के आर पार निकल गया। जब ट्रैन ने पूछा कि क्या वह लाइब्रेरी छोड़ सकता है, तो उसने मायूसी से मना कर दिया। ट्रैन ने उसे दिलासा दिया, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। अभी यहां बहुत सी किताबें हैं जो मुझे पढ़नी हैं। इसके बाद ट्रैन ने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। लाइब्रेरी से मिले मैप के जरिए उसे पता चला कि हाउस जहार का ठिकाना एनरिल का एनरिल डेजर्ट औरम के पूर्व में है। ट्रैन ने तय किया कि अब अपने माता पिता के सुराग ढूंढने का वक्त आ गया है। रास्ते में वह मॉन्स्टर्स का शिकार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगले दिन उसने एक अजीब नजारा देखा। एक वफादार घोड़ा अपने बेहोश मालिक को 2 डार्क एल्व्स से बचाने की कोशिश कर रहा था। वे एल्व्स एक मामूली घोड़े से मात खाकर चिढ़े हुए थे। उन्होंने अपनी नेक्रोमैंसर शक्तियों से मरे हुए मॉन्स्टर्स को जिंदा कर दिया ताकि घोड़े को मार सकें। ट्रैन झाड़ियों में छिपा यह सब देख रहा था। वह कशमकश में था कि मदद करे या नहीं, पर जब उसने देखा कि वे एल्व्स इंसानों का मांस खाने वाले हैं, तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी स्टेल्थ एक्टिवेट की और एक पत्थर इतनी जोर से फेंका कि एक एल्फ का सिर धड़ से अलग हो गया। दूसरे एल्फ में खलबली मच गई। उसने अपने बुल मॉन्स्टर को ट्रैन की तरफ दौड़ाया। ट्रैन को अपनी स्टेल्थ छोड़नी पड़ी। एल्फ ने अपने सारे मॉन्स्टर्स उस पर छोड़ दिए। ट्रैन ने आग के हमले से एक को तो ढेर कर दिया, पर तभी उस विशाल सांड ने उस पर जोरदार टक्कर मारी। ट्रैन संभल पाता उससे पहले एक दूसरे मॉन्स्टर ने उसके पैर पर काट लिया। सांड की टक्कर से ट्रैन एक पेड़ से जा टकराया और दर्द से कराह उठा। उसके मुंह से खून निकल आया। एल्फ मुस्कुराया, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तभी उस जांबाज घोड़े ने एल्फ के मुंह पर एक ऐसी लात जमाई कि वह जमीन पर जा गिरा। मॉन्स्टर्स का ध्यान ट्रैन से हटकर घोड़े पर चला गया। यही एल्फ की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रैन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक ऐसा हमला किया जिसने उस दूसरे एल्फ का भी काम तमाम कर दिया। एल्फ के मरते ही उसके जादुई मॉन्स्टर्स भी ढेर हो गए। थका हारा ट्रैन घुटनों के बल गिर पड़ा। घोड़ा उसके पास आया और उसका हाल जानने लगा। ट्रैन ने उसे सहलाते हुए शुक्रिया कहा। रात को जब उस घोड़े का मालिक होश में आया, तो वह अपने सामने एक अजनबी को देखकर चौंक गया। ट्रैन ने शांति से उसे बताया कि डार्क एल्व्स ने उस पर हमला किया था और उसने उसकी जान बचाई है। उस आदमी ने प्यार से अपने घोड़े को थपथपाया और कहा, इसका नाम तिल्ली है। ट्रैन ने मुस्कुराकर कहा, तिल्ली एक बहुत ही वफादार घोड़ा है। उस आदमी ने ट्रैन का आभार जताया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम आइज है, मैं हाउसबर्ग से हूं। ट्रैन ने भी अपना परिचय दिया और पूछा कि आखिर उन डार्क एल्व्स के साथ उसका झगड़ा शुरू कैसे हुआ। आइज ने दुखी होकर बताया कि वह अपने सेवकों के साथ एक धार्मिक यात्रा पर था। तभी अचानक उन एल्व्स ने बिना किसी उकसावे के उन पर हमला कर दिया। आइज ने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि दूसरी नस्लें जंगली और हिंसक होती हैं, पर वे इतने गिरे हुए होंगे, यह नहीं सोचा था। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण आइज की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसने अपने उन करीबियों को खो दिया है जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। वे उसके लिए सिर्फ नौकर या नाइट्स नहीं, बल्कि परिवार जैसे थे। ट्रैन समझ गया कि आइज एक गुड पर्सन है। उसने पूछा कि कुल कितने डार्क एल्व्स थे, क्योंकि उसने तो सिर्फ 2 को ही मारा है। आइज ने पुष्टि की कि बाकी सब खत्म हो चुके हैं। फिर भी सावधानी बरतते हुए ट्रैन ने अपनी सर्च एबिलिटी का इस्तेमाल कर पूरे इलाके को स्कैन किया, ताकि कोई और दुश्मन छिपा ना हो।
आइज ने ट्रैन से पूछा, क्या तुम्हें अभी कहीं जरूरी काम से जाना है? ट्रैन ने बात संभालते हुए कहा कि वह भी एक तरह की यात्रा पर ही निकला है। आइज हैरान था कि इतना ताकतवर होने के बावजूद ट्रैन अकेला क्यों घूम रहा है। उसने पूछा, क्या तुम किसी ग्रेट हाउस के वारिस हो? ट्रैन ने सादगी से जवाब दिया, यह समझाना थोड़ा मुश्किल है, और मैं उतना ताकतवर नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। मैंने तो बस धोखे से एक एल्फ को मारा और दूसरे को हराने में तिल्ली ने मेरी मदद की। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऑरा को महसूस कर शक्ति का अंदाजा लगाया। ट्रैन दंग रह गया। आइस के पास माना का इतना विशाल भंडार था कि अगर ट्रैन ने उन एल्व्स का माना न सोखा होता तो शायद आइस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता। उधर आइस को यकीन हो गया कि ट्रैन किसी बहुत ऊंचे खानदान का नोबल है, जिसकी शक्तियां अभी पूरी तरह जागृत भी नहीं हुई हैं। चूंकि ट्रैन का कोई तय ठिकाना नहीं था, आइज ने उसे एक शानदार ऑफर दिया। ट्रैन, तुम मेरे साथ हाउस ऑफ बर्ग चलो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें सुरक्षित अपने घर ले जाना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हारा यह एहसान उतार सकूं। ट्रैन ने उत्सुकता से पूछा, तुम मेरा एहसान कैसे उतारोगे? तब आइज ने अपने परिवार का बड्ढा राज खोला। मेरा परिवार एन्चांटर्स का खानदान है। हम उत्तर के महान घराने अरेबियन के जागीरदार हैं। हमारी पीढ़ियां सदियों से जादुई हथियार और औजार बनाती आ रही हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का फाइनेस्ट मैजिक टूल तैयार करूंगा।